बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आप कह सकते हैं ये जो चैप्टर हमारा एवोल्यूशन वाला है इसमें जो वो लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के पेपर में रिपीट हुए हैं उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फैक्टर अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। यानी जीन फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है कि बाज़ दफ़ा कैलकुलेशन में वो प्रेडिक्टेड वैल्यू नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ना किसी फैक्टर ने आके उसको इफेक्ट किया है। या आप कह सकते हैं फैक्टर ब्रिंगिंग द एवोल्यूशनरी चेंज, कि अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल प्रेडिक्ट करता है अगर उसके मुताबिक ना आ रही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फैक्टर है जो उस पॉपुलेशन के जेनेटिक वेरिएशन को बदल रहा है। और फाइनली अगर बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन हो जाए तो हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंज, ऐसी चेंज आ जाती है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो। तो बाद दफ़ा क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है कि फैक्टर इफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी या फैक्टर काजिंग द एवोल्यूशनरी चेंज या फैक्टर इफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, कि जो हार्डी-वेनबर्ग वैल्यूज हैं वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं। तो उनके फैक्टर को हमने डिस्कस करना। अच्छा, पहला जो फैक्टर है म्यूटेशन, चेंज इन जीन को कहा जाता है, चेंज इन जीन, या आप इसको अलील भी कह सकते हो कि अलील के अंदर कोई भी चेंज आ रही है या जीन में कोई भी चेंज आ रही है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा, बुक में यहाँ एक सबसे पहले जो बात स्टार्ट की गई है कि म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस, कि दुनिया में जितने भी वेरिएशन हमें नज़र आ रही है वो म्यूटेशन का ही रिजल्ट है। क्लियर? जैसे हम कहते हैं कि जितनी भी इंसानियत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। अब अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों के कलर की बात करें तो वो कोई एक स्पेसिफिक कलर होगा, लेकिन दुनिया में इस वक्त जो आंखों की कलर की वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट किस्म की हैं। इसी तरह अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर कोई एक स्पेसिफिक किस्म का ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास 8-9 किस्म के ब्लड ग्रुप हैं। तो ये जो चेंजेस आई हैं ये किसकी वजह से आई है? म्यूटेशंस की वजह से। यानी इस वजह से हम कह सकते हैं म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। लेकिन जब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो जीन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो उसमें म्यूटेशन का रोल हमें कम नजर आता है। उसकी वजह यह है क्योंकि म्यूटेशन हो रही होती है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो गई, उस म्यूटेशन की वजह से कोई इसको जेनेटिक डिजीज हो गई, जैसे हम आमतौर पे ट्यूमर्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये सिर्फ इसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करेंगे, और चूंकि ट्यूमर्स या जेनेटिक चेंज ये आमतौर पे सोमैटिक सेल्स में हो रही होती है, और सोमैटिक सेल्स आपको पता है इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं करता, इंफॉर्मेशन हमेशा जाती है आगे गैमीट्स के जरिए से। हाँ, गैमीट्स में अगर कोई म्यूटेशन हो गई है वो अगली जनरेशन को इफेक्ट करेगी, वो अगली जनरेशन में हो सकता है फ्रीक्वेंसी को भी इफेक्ट करे। लेकिन जो इंडिविजुअल म्यूटेशंस हैं जो एक इंडिविजुअल तक ही महदूद है, अब 1000 अलील में से अगर एक अलील आप कह सकते हैं म्यूटेंट हो गया है तो वो कोई इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता कि हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बदल जाए। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन का बिलाशुबा चेंजेस को लाने में एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो रही होती है वो बहुत ही कम है कि वो उस पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, इफेक्ट करे, उसके पूरी पॉपुलेशन के जीन पूल को इफेक्ट करे। जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर सो रेयरली डू नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी टू मच, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। अच्छा, उसके बाद माइग्रेशन, पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप कह सकते हैं जिससे एवोल्यूशन होती है। अब दुनिया में जितनी भी एवोल्यूशन हुई है, जैसे हमने पढ़ा था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज बनी वो माइग्रेट करके आई थी फ्रॉम द मेनलैंड। तो जब एक ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करके दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है तो वहां के अकॉर्डिंग वो जब अपने आप को बदलता है तो उससे एवोल्यूशन आ जाती है। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा पोटेंट फैक्टर है जो चेंज काज करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम माइग्रेशन की टाइप्स की बात करें, हमारे पास माइग्रेशन दो तरह से हो रही थी। एक को हम कहते हैं एमिग्रेशन, जिसका मतलब लफ्जी मतलब लिविंग द हैबिटेट,
कि एक अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाना, ये एमिग्रेशन है। मूविंग टूवर्ड्स अनदर हैबिटेट, टूवर्ड्स हैबिटेट, या किसी जगह से आ जाना, ये आप कह सकते हैं इमिग्रेशन कहलाती है। जैसे पाकिस्तान को छोड़ के अगर कोई चला जाए तो एमिग्रेशन उसने किया, और कोई पाकिस्तान में आ जाए तो वो इमिग्रेशन कहलाती है। अब अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल हैं, अगर कोई इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल इसको छोड़ के चले गए हैं, तो उसका मतलब है ये इंडिविजुअल नहीं गए, इंडिविजुअल अपने साथ काफ़ी सारे अलील और काफ़ी सारे जीन्स भी लेके गए। उन जीन्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ बन रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इफेक्टिव। चाहे चीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो वो वैल्यू को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही। या कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ इमिग्रेट करके आ रहे हैं, तो इसमें ये एमिग्रेशन है, ये इमिग्रेशन है। तो इमिग्रेशन से जब जीन नए ऐड होंगे तो वो भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो माइग्रेशन एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा काज है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह जाके टोटली डाइवर्सिफाइड होता है, डाइवर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एवोल्यूशन हो जाती है। लेकिन एक बात जो उसने कही है कि बाज दफ़ा माइग्रेशन की वजह से एवोल्यूशन बच भी जाती है, कि एवोल्यूशन नहीं भी होती है ऑर्गेनिज्म में। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये एमिग्रेट करके ई के साथ ये चला गया, आप कह सकते हैं किसी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर? अब इस इन्वायरमेंट ने इसके ऊपर कुछ चेंजेस की वजह से इसके अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद ये वापस आ गया। जब ये वापस आएगा, जो चेंजेस इस इन्वायरमेंट की हुई थी वो यहाँ की दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होना था वो दोबारा वापस रिवर्स हो गया, फिर ये यहाँ चला गया। जैसे काफ़ी सारे परिंदे ऐसे हैं जो कुछ अरसा अपनी, जो उनकी नेटिव एरियाज़ होते हैं, लोकलाइज्ड एरिया होते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ अरसा फिर दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। जैसे ख़ासतौर पे जो सर्दियों वाले इलाके हैं, वहाँ के जो ही सर्दियाँ शिद्दत के साथ आती हैं तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जब थोड़ा सा वहाँ गर्म इन्वायरमेंट हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। अब ये जो इनका जाना है और आना है, तो ये जो एमिग्रेशन या इमिग्रेशन हो रही है, इसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो नहीं हो रही, कि यहाँ गए जाके थोड़ा सा चेंज हुए, वापस आए, और उसके बाद वापस जो ही आते हैं वो दोबारा रिवर्स हो जाती है चेंजेस, फिर वो उसी तरह का ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फिर यहाँ गए, थोड़ी सी चेंजेस आई, फिर वापस आया, तो वो दोबारा रिवर्स होती है। तो यही बात लिखी गई, अगर हमारे पास एक, आप कह सकते हैं, पॉपुलेशन के अंदर आना जाना लगा हो, तो इसकी वजह से डाइवर्जिंग नहीं होती, कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जब वो वापस अपने एनवायरनमेंट में आती है तो वो सारी की सारी चेंजेस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये बात लिखी गई है कि जब हम लोकल लेवल पे बात करें, जहां माइग्रेशन बहुत दूर नहीं होती तो और आना जाना लगा रहता है, तो वह प्रिवेंटिंग द डाइवर्जिंग टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन एक दूसरे के लिहाज से डाइवर्ज यानी मुख्तलिफ नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ से ऑर्गेनिज्म चले जाएं और मुस्तकिल इस इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दें, तो आहिस्ते आहिस्ते ये इन्वायरमेंट इनको इतना बदल देगा कि नई स्पीशी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है कि चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, कि अगर हमारे पास कोई भी, आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, किसी भी इवेंट की वजह से जो एक्सपेक्टेड नहीं किया जा रहा, बाय चांस हो गया है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे? मैं कहता हूं कि हमारे पास दो तरह की फ्लावर के प्लांट्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर? तो इसमें ग्रीन कलर के जीन्स भी हैं और इसमें ब्लू कलर के जीन्स भी हैं, बराबर बराबर कलर। अब बाई चांस कोई ऐसी बीमारी इनमें आई जिसकी वजह से जो ब्लू कलर के जीन्स तो इफेक्ट हुए हैं, या ब्लू कलर के प्लांट तो इफेक्ट हुए हैं, ग्रीन कलर के प्लांट इफेक्ट नहीं हुए। अब जाहिर बात है, ये जब कमजोर होंगे तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत कम पड़ जाएगी, ये आपस में ज्यादा रिप्रोड्यूस होंगे। तो जब इसमें अगली पॉपुलेशन आएगी, उसमें आम तौर पे जो हमारे पास ग्रीन करैक्टर है उसके मेंबर ज्यादा होंगे,
और आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते जो ब्लू करेक्टर है उसके मेंबर बहुत ना होने के बराबर रह जाए। जब इससे अगली जनरेशन आएगी तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए और सारे के सारे जीन ही ग्रीन ही रह जाए। तो ये जो हमारे पास एक बाई चांस बीमारी फैल गई, जो एक मखसूस किस्म के करेक्टर वाले को जिसने इफेक्ट किया है, ये कोई लिखा नहीं था भी ये लाजमी बीमारी फैलनी थी, नहीं, ये बाई चांस हुआ है, जिसने एक खास किस्म के करेक्टर वाले प्लांट को तो इफेक्ट किया है, दूसरे प्लांट को इफेक्ट नहीं किया। ये भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन है, एक बच्चा आता है, वो सिर्फ ब्लू फ्लावर को ही तोड़ के ले जाता है और बाकी जो ग्रीन फ्लावर है वो वहीं लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बाई चांस हुआ है। या कोई एनिमल आता है, वो ब्लू कलर के फ्लावर को खा जाता है, लेकिन ये वाले जो आप कह सकते हैं फ्लावर है ये बच जाए उस एनिमल से, तो ये भी बाई चांस हुआ है। तो हमारे पास जिस वक्त अगली जनरेशन आएगी तो उसमें एक करेक्टर के अलील कम होना शुरू हो जाएंगे किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, और एक करेक्टर के अलील ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ये जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर पॉपुलेशन बहुत छोटी हो तो उसमें अलील की तादाद भी कम होगी, तो थोड़ी चीज के खत्म होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो बाज दफा एक छोटी पॉपुलेशन में कंप्लीटली लॉस ऑफ अलील का बाइस भी बनता है। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है उसमें बहुत सारे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के अलील होंगे या जीन्स होंगे, तो सारे अलील को या जीन्स को खत्म करना बाज दफा किसी भी फैक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें काफी सारे जो अलील हैं या जीन्स है वो बच जाएंगे, वो आगे रिप्रोड्यूस होके अपनी जनरेशन को जारी रखेंगे। लेकिन पॉपुलेशन छोटी हो तो वो जो थोड़े से अलील है उनका खत्म होने के चांस किसी भी वजह से क्या होता है, ज्यादा होते हैं। इस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई है बाई चांस किसी भी इवेंट की वजह से, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद ये ज्यादातर किसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा काज करता है, स्मॉल पॉपुलेशन में, और बाद दफा ये लीड टू लॉस ऑफ अलील। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल लिखी गई कि बाद दफा क्या होता है कि किसी भी वजह से कुछ इंडिविजुअल जैसे बीमारी की वजह से उनमें रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत या उनमें ग्रो करने की सलाहियत खत्म हो गई, तो फर्दर आगे वो जो पॉपुलेशन आएंगी उनमें वो जीन्स नहीं होंगे, सिर्फ उन पॉपुलेशन के जीन आगे जाएंगे जो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि किसी जीन्स का किसी भी वजह से उस पॉपुलेशन से गायब हो जाना या निकल जाना, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, नॉन रैंडम मैटिंग क्या होती है? पहले अपने रैंडम मैटिंग समझना है कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल इन तीनों में से किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस हो जाए, तीनों चारों आप कह सकते हैं कि एक स्पीशी के मेंबर है, इसके साथ हो इसको साथ हो, तो इसको हम कहते हैं रैंडम मैटिंग। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेता है और उसी के साथ ही रिप्रोडक्शन जारी रखता है। इसका नुकसान क्या होता है कि हमारे पास जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल प्रिडिक्टेड वैल्यू बनाता है किसी भी होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेट की, हेट्रोजाइगस कंडीशन की, रिसेसिव होमोजाइगस की, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है, हेट्रोजाइगस है, एक ऑर्गेनिज्म ए है, तो इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद यहां 4 किस्म के ऑर्गेनिज्म आएंगे, ये 4 किस्म। अगर देखा जाए यहां 100% हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, लेकिन यहां 50% होमोजाइगस है, 50% डोमिनेट होमोजाइगस है और 50% हेट्रोजाइगस है। यानी ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी उसमें होमोजाइगस कंडीशन आना शुरू हो गई। लेकिन अगर ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करें और ये आपस में रिप्रोड्यूस करें, सिर्फ मैं इसकी बता देता हूं क्योंकि यहां भी वैल्यू सेम आएगी, तो यहां हमारे पास अगली जनरेशन में ये वैल्यू अब पन्नेट स्क्वायर के जरिए से चैप्टर नंबर 22 के अंदर इसको यानी पन्नेट स्क्वायर के जरिए से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि किस किस्म की हमारे पास जीनोटाइप आएगी। तो अगर आप उसके जरिए से कैलकुलेट करके देख लें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ ज्यादा होमोजाइगस कंडीशन होगी, यानी यहाँ 70% होमोजाइगस होगी और 25%।
अब अगर ये आपस में रिप्रोडक्शन करते रहे तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन ही आती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हेटेरोजाइगस कंडीशन एलिमिनेट होती चली जाएगी। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं नॉन रैंडम मैटिंग, कि कुछ इंडिविजुअल ने पूरी पॉपुलेशन के साथ मैटिंग करने के बजाय आपस में ही रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से होमोजाइगस का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होना शुरू हो गया और हेटेरोजाइगस का जो प्रोपोर्शन है वो कम। यानी हमारे पास जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है वो हर एक की एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू बताता है कि डोमिनेंट होमोजाइगस इतने होंगे, हेटेरोजाइगस इतने होंगे, आपके रिसेसिव होमोजाइगस। लेकिन अगर नॉन रैंडम मैटिंग स्टार्ट हो जाए तो होमोजाइगस का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और हेटेरोजाइगस का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, कजन मैरिजेस आपने देखा होगा कि जो कजन मैरिजेस हैं तो इसमें अगर कजनों की जो शादी है वो काफी जनरेशन तक होती रहे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, यानी वो जेनेटिक डिजीज अपीयर होना शुरू हो जाती है। वजह क्या? अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, मैं हीमोफीलिया की बात कर लेता हूँ। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इंडिविजुअल का जीन है, जो स्मॉल है वो हीमोफीलिया का जीन है। क्लियर? अब ये जो हीमोफीलिया का जीन है ये इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं होगा और इस कंडीशन में सिर्फ क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। अगर रैंडम मैटिंग हो तो आपको पता है सोसाइटी में बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये वाला जीन्स रखते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, ज्यादातर डोमिनेंट और नॉर्मल जीन ही होते हैं। तो अगर इस इंडिविजुअल जिसके पास स्मॉल एच मौजूद है, किसी नॉर्मल जिसके पास दोनों एच मौजूद है कैपिटल के साथ उसकी शादी हो तो हेटेरोजाइगस से ज्यादा कंडीशन बनेगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। लेकिन अगर कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है, और एक ही फैमिली में बार बार हो रही हो, तो हमने कहा कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनने के भी चांस बढ़ जाते हैं और जो ही होमोजाइगस कंडीशन के चांस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर। तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं जेनेटिक इफेक्ट है कजन मैरिज के अंदर, वो जीन्स जो रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को यूजुअली शो नहीं कर रहे होते हेटेरोजाइगस कंडीशन होने की वजह से, वो भी रिसेसिव जब होमोजाइगस कंडीशन होगी वो अपने आप को शो करना शुरू कर देंगे। तो नॉन रैंडम मैटिंग, ये इसको इनब्रीडिंग, आपस में शादी करना, आपस में रिप्रोडक्शन करना, ये आप कह सकते हैं डज नॉट ऑल्टर एलीलिक फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। ये सिर्फ क्या करते हैं कि एक पॉपुलेशन से जो हेटेरोजाइगस का प्रोपोर्शन है वो कम कर देते हैं। इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप सम मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली देन वुड एक्सपेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस। यानी आप ये समझ लें कि इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी नॉर्मली रिप्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में मखसूस करैक्टर रखने वाले इंडिविजुअल में आपस में ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो इसके मेंबर जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वो भी आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन रैंडम मैटिंग, कि दो इंडिविजुअल किसी कॉमन करैक्टर की वजह से वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करना शुरू हो जाए। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी जो हेटेरोजाइगस की है या होमोजाइगस की है जो प्रेडिक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, उससे डेविएशन आना शुरू हो जाएगी। सिलेक्शन क्या होता है? ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह काम कर, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास 4 किस्म की मुर्गियाँ हैं, पहले भी मैंने शायद मिसाल दी थी। एक थोड़ी सी बीमार है, एक अंडे अच्छे देती है और एक के पास गोश्त है, और एक अंडे भी देती है और गोश्त भी इसका ज्यादा है। तो इंसान की नफ्सियात ये कहती है कि जिसके पास करैक्टर ज्यादा अच्छे हों उसी को ही ज्यादा रिप्रोड्यूस करवाया जाए, और ज्यादा जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इन ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं वो ऐसे उस पॉपुलेशन से कम होना शुरू हो जाएंगे, और इस आप कह सकते हैं इंडिविजुअल के जो जीन है वो ऑर्गेनिज्म अगली पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकते हैं काफी सारी जनरेशन के बाद सारी मुर्गियां इसी किस्म की रह जाएं, बाकी सारी क्या हो जाए। तो इन इंडिविजुअल जो पाए जाने वाले जीन्स हैं वो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हुई है, बेस्ट की सिलेक्शन हुई है। तो इस वजह से कहा जाता है कि बाज दफा कि अगली जो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म की, कि अगली जनरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये एक इंडिविजुअल ज्यादा काम कर रहे होते हैं बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि उनके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टर अच्छे हैं, इनके कैरेक्टर अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं है, और ये तो वैसे ही आप कह सकते हैं खराब कैरेक्टर रखती है। तो अगर हमारे पास
ये काम इंसान कर रहा है, जैसे इंसान सिर्फ उन वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं जो उसके फायदे के लिए हो, वो हम कहते हैं इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और अगर ये काम इन्वायरमेंट कर रहा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में भी अच्छे जीन्स अगले जनरेशन में जा रहे होते हैं, और जो कम अच्छे हैं या आप कह सकते हैं बुरे जीन हैं वो उस पॉपुलेशन से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे होते हैं। तो जाहिर बात है, अगर जीन्स खत्म हो रहे हैं तो उन जीन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और अच्छे जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी भी जीन फ्रीक्वेंसी को या अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, वो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की प्रिडिक्टेड वैल्यू से डेविएट करवा देगा किसी भी जीन पूल को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल है, 5 आप कह सकते हैं फैक्टर हमने डिस्कस किए, म्यूटेशन, माइग्रेशन, उसके बाद जेनेटिक टिफ, नॉन रैंडम मैटिंग और उसके बाद सिलेक्शन। ये सारे वो फैक्टर हैं जब एक पॉपुलेशन के अंदर ये एक्ट करेंगे तो उसकी वजह से उस पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना शुरू होती है, और वही चेंज फिर फाइनल इम्पैक्ट उसका यही होता है कि उससे एवोल्यूशन हो जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह याद भी करना है, समझना भी है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, जैसे जेनेटिक इंडिविजुअल से आता है, नॉन रैंडम मैटिंग इंडिविजुअल से आ सकता है। तो बहरहाल अभी सिर्फ एक आर्टिकल रह गया इंडेंजर स्पीशी वाला, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।